प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक अक्षितिज के पहले पाठ दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं के अटूट संबंध को दिखाया है। साथ ही किसान और पशु किस प्रकार भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी में यह भी बताया गया है कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी के दो पात्र हैं। एक बैल का नाम हीरा है और दूसरे बैल का नाम मोती, जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। तो यहाँ बैलों को बड़ा ही सीधा साधा दिखाया गया है, क्योंकि हमारे भारतीय भी सीधे साधे हैं, तो बैलों को भारतीय का प्रतीक माना गया है। तो चलिए हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यहाँ बुद्धिहीन शब्द का अर्थ है जिसके पास बुद्धि बिल्कुल ही ना हो, यानी कि मूर्ख। तो मूर्ख हम किसे कहते हैं? गधे को। गधे को सबसे मूर्ख माना जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। और गधे को हम इतना बेवकूफ़ मानते हैं कि अगर किसी आदमी को हम परले दर्जे अर्थात पहले नंबर का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे सीधा सीधा गधा कह देते हैं। तो गधे से वो समझ जाता है कि उसे मूर्ख माना गया है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखिए, निरापद यानी कि बिना रोक टोक के। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना। तो यहाँ क्या है कि गधा बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, या वो इतना सीधा साधा है, या कुछ भी उलट कर कोई जवाब नहीं देता। उस चीज़ ने उसे इस चीज़ की संज्ञा दी है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि गायें सींग मारती है। ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास का अर्थ होता है अचानक, और यहाँ सिंहनी शेरनी, यानी कि गायें जब ब्याही हुई हो वह तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। और कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि कुत्ता भी वैसे तो सीधा साधा बैठा रहेगा, लेकिन समय आने पर वह भी भौंकने लग जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। लेकिन गधा जो है कभी भी गुस्सा नहीं करता। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। यानी कि गधे को चाहे कुछ मर्जी कहो, लेकिन उसे मारो, चाहे उसे खाने को दो या ना दो, लेकिन फिर भी वो क्रोध नहीं करता। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल होता है छलांगे लगाना या फिर थोड़ा बहुत उछल कूद कर लेना। बैसाख का महीना, जो बैसाख का महीना होता है, उसके अंदर वो एक आध बार छलांगे लगा लेता है या फिर उछल कूद करता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद होता है दुख, स्थायी होता है बिल्कुल, जो कभी बदले ही ना। यानी कि गधे के चेहरे पर एक दुख हर समय छाया ही रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी कि जितने गुण ऋषियों मुनियों के अंदर गिनाए जाते हैं कि वो किस प्रकार से सहनशील होते हैं और त्यागी होते हैं,
उनको जैसा रूखा सूखा मिल जाए खा लेते हैं। जितने भी गुण उनके अंदर बताए गए हैं वो सभी गधे में पराकाष्ठा को पहुंच गया। पराकाष्ठा मतलब सबसे ऊपर वाला सिरा, यानी कि वहाँ गधे के अंदर भरपूर मात्रा में वे सभी गुण हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, पर जो आदमी है वो मनुष्य है, वो गधे को बेवकूफ़ कहता है। ये पता नहीं क्यों। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, क्योंकि गधे में जो गुण हैं उन्हें सद्गुण कहा गया है। अब सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। वैसे तो सद्गुणों, हमारे समाज में सद्गुणों को अच्छा माना जाता है, उनका आदर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, उनका आदर होता है। लेकिन गधे के जो जितने भी सद्गुण बताए गए हैं, सहिष्णुता है या फिर किसी का जो है विरोध ना करना, वहाँ पर मनुष्य उसका आदर नहीं करता बल्कि अनादर ही करता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है, उदाहरण दिया है प्रेमचंद जी ने, वो भारतवासियों का दिया है कि भारतवासी जो दूसरे देशों में रहते हैं, अफ्रीका और या फिर अमेरिका है, वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा, जो भारतवासी दूसरे देशों में पैसा कमाने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनका अनादर किया जाता है, उन्हें कहीं भी घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे ना वो शराब पीते हैं और कुछ समय अर्थात बुरे समय के लिए 4 पैसे भी बचा कर रखते हैं, सारा दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ कह भी दे फिर भी वो गम खा जाते हैं, अर्थात सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बदनाम है। और कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, अर्थात उनको रहने सहने का ढंग नहीं है। इसे कहा गया है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते। अगर भारत के लोग भी उलटकर उनका विरोध करने लग जाए कि उनके साथ अत्याचार क्यों होता है, तो वो भी क्या होते हैं, उन्हें भी सभ्य कहा जाता। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य का मतलब उन्हें सभ्य जातियों में उनकी गिनती की जाती है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि गधे की तरह जो सीधा साधा है, एक और जानवर को भी माना जाता है और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ बछिया का ताऊ बैल को कहा गया है, यानी कि जिस प्रकार से गधा बिल्कुल सीधा साधा होता है, सहनशील होता है, बैल को भी सहनशील माना गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी कि अगर कोई बेवकूफ़ों के बारे में पूछे तो बैल का नाम लिया जाएगा, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि बैल सींग भी मार देते हैं, कभी कभी अड़ भी जाते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। रीति शब्द ढंग को कहा गया, और भी कई प्रकार से वो अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी कि जो बैल है, अगर मूर्खता की बात की जाए तो उसे गधे से निचले स्थान पर रखा गया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ जो मुख्य पात्र है वो 2 बैल हैं, हीरा और मोती। तो यहाँ झूरी किसान है, उसी के दोनों बैलों के नाम जो हैं हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। पछाई जाति ये बैलों की जाति है, जिस तरह से पशुओं की जाति होती है, जैसे गाय की जाति है कि वो साहीवाल है, भैंसों की जाति होती है, इसी प्रकार से
ये क्या है, यानी कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। वैसे ही पशुओं की भी जाति है कि ये पछाई जाति की होती है, और जो पछाई जाति है ये इस जाति के जो बैल होते हैं वो बहुत ही ऊंचे और लंबे चौड़े होते हैं। तो यहाँ भी यही है, दोनों पछाई जाति से संबंध रखते थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस का मतलब चौकन्ना, डील में ऊंचे, डील कद यानी कद में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बैल साथ रहती थी तो भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। तो जब भी दोनों आसपास बैठे होते तो वो मूक भाषा, क्योंकि मूक का मतलब वैसे होता है जो कोई बोल ही ना सके, यानी कि गूंगे को कहा जाता है। यानी कि ऐसी भाषा विचारों की भाषा है ये, मतलब कि जिस शब्द जिसके अंदर ना हो, ऐसी भाषा को मूक भाषा कहा जाता है। तो वो आपस में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, यानी कि दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा प्रकट करने वाला मनुष्य वंचित है। हम जानते हैं कि सभी जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं उनमें श्रेष्ठ मनुष्य को माना जाता है, लेकिन मनुष्य में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो गुप्त तरीके से बिना बोले एक दूसरे को अपनी बात समझा सके। ऐसी शक्ति केवल पशुओं में, यानी कि यहाँ तक कि बैलों के अंदर बताई गई है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ये दोनों जो हैं, जिस तरह से पशु की अपना एक प्रकृति होती है कि पशु एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर वो दोनों अपना प्रेम प्रकट करते, कभी आपस में सींग मिला लिया करते थे। तो ये विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह का मतलब लड़ाई, लड़ने के हिसाब से नहीं है, यहाँ केवल विनोद के भाव से, विनोद, मनोरंजन, हंसी मजाक के तरीके से वो ऐसा किया करते थे। आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता होता है अपनापन, यानी कि अपनेपन के भाव से वो ऐसा किया करते थे। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी अगर अपने एक दूसरे से मित्रता रखते हैं तो उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसके साथ मित्रता होती है उसके साथ तो ऐसा चलता ही रहता है, उसके साथ तो सभी हंसी मजाक कुछ ना कुछ जो है क्रियाएं करते ही रहते हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, जैसा कि देखा जाता है। क्योंकि सच्चा मित्र तो वही होता है जो दूसरे मित्र के काम आता है। एक बैल के ऊपर अगर ज़्यादा बोझ आ जाए तो दूसरा मित्र की यही चेष्टा होती थी, यही कोशिश होती थी कि ज़्यादा बोझ उसकी गर्दन पर ना रह करके स्वयं की गर्दन पर रहे। और दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद जहाँ पर खली या भूसा जो है डाला जाता है उसको नांद कहा जाता है। तो इसके लिए क्या है, जैसे हमारी भाषा में हम थान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ठान के लिए हम लगाते हैं, तो वो एक साथ ही उसमें जो है मुंह डालते थे, नांद में एक साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी कि दोनों को ससुराल ही भेज दिया। जो झूरी की जो ससुराल थी वहाँ, बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना
आ गया। गोई का अर्थ दोनों को ले जाने में उन्हें दांतों पसीना आना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाना। जब आदमी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है उस समय में लगाया जाता है, ये मुहावरा भी है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते, पगहियाँ पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहियाँ रस्सी को कहा जाता है, ये जो रस्सी है उसको पकड़कर अगर वो आगे की ओर खींचता है तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी घर जो काम है, काम नौकरी को कहा जाता है कि वो सारा दिन बैल जो है उसके घर में काम किया करते, खेतों में काम किया करते, इस काम को चाकरी कहा जाता है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? क्योंकि बैलों का इस तरह से जो है जाना जो है उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपनी एक किस्म से मन ही मन वो शिकायत कर रहे थे। संध्या समय यानी कि शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे। उन्हें जो है झूरी ने इस तरह से भेज दिया था तो उन्हें गुस्सा आना ही था। गुस्से में उन्होंने कुछ भी नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यानी कि हर प्रत्येक जीव की यही अपना घर प्रत्येक जीव को प्यारा होता है, उससे लगाव होता है। तो इन बैलों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा वही विचारों वाली भाषा है, शब्दों जिसमें शब्द ना हो। एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखी मतलब तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ने का मतलब है कि जब गांव में सारे सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले। तो जो उन्होंने जोर लगाया बैलों ने, वो जो पगे थे, जो रस्सी थे, टूट गए और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय धूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि घर जाने की उन्हें अपने घर की याद आ रही थी और घर जाने की याद में उनके अंदर क्या है, उस शक्ति, नई शक्ति का संचार हो गया था। शक्ति डबल हो गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ पर बैलों को चराया जाता था वहाँ दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव रस्से को कहा गया है कि आधा आधा जो टूटा हुआ रस्सा है वो लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह का मतलब यानी कि वो जिस तरह से भी झूरी को लड़ करके अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हों। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि स्नेह से भर गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। जितने भी गांव के जो लड़के थे वो सभी आ गए। उन्हें देखा कि ये बैल वापस आ गए हैं तो सभी ने उनका स्वागत किया, तालियां बजाई। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब जो पहले न हुई हो, यानी कि ऐसी घटनाएं पहले होती रहती हैं गांवों में भी, पहले भी हुई थी, लेकिन फिर भी इनका वापस आ जाना बड़ा ही महत्वपूर्ण था। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी कि जो बच्चों की जो सभा थी उन्होंने निश्चय किया है दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी कि जो वीर पशु हैं दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र, अभिनंदन पत्र का मतलब उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, इस तरह से उन दोनों बैलों को
की खूब सेवा की गई।